ये जो लास्ट में यहाँ पे भाग दिख रहा है, ये क्या चीज है, यहाँ पर टर्मिनेशन साइट है, स्टॉप कोडान उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण जो आरएनए का रिप्लिकेशन होता है वो रुक जाता है। फिर एमआरएनए के लिए याद रखना है, एमआरएनए में यहाँ पे 5 to 3 की ओर दिशा में बनता है, लेकिन जो 5 प्राइम रहता है यहाँ पर मिथाइलेटेड ग्वानिन रहता है, और यहीं पर क्या रहता है, स्टार्टिंग कोडान AUG रहता है, और यही क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ कर देता है। फिर जब यहाँ पे अनुलेखन में बताया, ये हमने उधर हेलिकेज एंजाइम देखा था, टोपोआइसोमरेज देखा था, डीएनए पॉलीमरेज देखा था, आरएनए पॉलीमरेज देखा था, डीएनए लाइगेज देखा था। तो उनके द्वारा क्या हो रहा था, यहाँ पर अनुलेखन हो रहा था और एक नए एमआरएनए का निर्माण हो जा रहा था। और अब यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज है वो याद रखना है कि जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के साथ में रो फैक्टर जुड़ जाता है, तो ये रो फैक्टर कब जुड़ता है, जब यहाँ पे स्टॉप कोडान आ जाता है तब जुड़ता है। और यहाँ पर वो जो राइबोसोम की यूनिट रहती है, बड़ी यूनिट और छोटी यूनिट, उसको फ्री कर देता है, सारे न्यूक्लियोटाइड सारे एंजाइमों को यहाँ पर वो फ्री कर देता है। ठीक है। फिर आरएनए में बताए थे, आरएनए में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे दो प्रकार के मेन आरएनए रहते हैं, एक जेनेटिक आरएनए और एक नॉन जेनेटिक आरएनए। हम जो यहाँ पर देखते हैं वो क्या है, नॉन जेनेटिक आरएनए, और उसमें क्या होते हैं 3 प्रकार, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए, है ना। तो ये तीनों आरएनए क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में नहीं ले जाते हैं, लेकिन हेल्प करते हैं उस जनरेशन और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फिर हमने यहाँ पे अनुवांशिक कूट देखे थे, इसमें जॉर्ज गैमो याद रखना है, जॉर्ज गैमो ने अनुवांशिक डिक्शनरी दी थी। और यहाँ पर क्या होते हैं, 64 कोड होते हैं जो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों को नियंत्रित करते हैं, और इसमें से AUG में मिथियोनिन, ये क्या होता है, स्टार्टिंग कोडान रहता है। ट्रिपल यू यहाँ पे फिनाइल एलेनिन, ये क्या रहता है, यहाँ पे यूनिवर्सल कोडान रहता है। ये UAA स्टॉप कोडान रहता है, UAG स्टॉप कोडान रहता है, और UGA स्टॉप कोडान रहता है, जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस को रोक देते हैं। फिर याद रखना है कि जो कोड रहते हैं वो कैसे रहते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल रहते हैं, नॉन ओवरलैप रहते हैं, नॉन कोमाटेड रहते हैं, मतलब उसमें कॉमा वगैरह नहीं रहना है, बिना कॉमा के रहना है, एक दूसरे के साथ में मिक्सअप नहीं होते। पर्टिकुलर एक एमिनो अम्ल के लिए एक ही यहाँ पे अलग अलग मतलब कोड बने हुए रहते हैं, और एक एमिनो अम्ल बहुत सारे कोडों के द्वारा नियंत्रित हो सकता है, लेकिन एक कोड सिर्फ एक ही एमिनो अम्ल को नियंत्रित करता है। फिर यहाँ पर ये सेंट्रल डोग्मा जो क्रिक ने दिया था, और इसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रही, या एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर हो रही, उसके फ्लो बताए थे। तो सबसे वन वे फ्लो था, मतलब एक दिशीय अनुवांशिक सूचना का प्रवाह। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, डीएनए का, आरएनए बना, और यहाँ पे प्रोटीन बन गई ट्रांसलेशन के द्वारा। चक्रीय में डीएनए आरएनए प्रोटीन आरएनए, तो यही क्रम यहाँ पे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन चलते रहता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लास्ट में आ जाता है द्विदिशीय। यहाँ पर क्या हो रहा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज बाल्टीमर और टैमिन ने की थी, इसीलिए इसको टैमिनिज्म भी बोलते हैं ना। ये चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही टैमिनिज्म बोलते हैं। और इसमें आरएनए से वापस से क्या हो जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की सहायता से डीएनए बन जाता है, और इसमें क्या होता है, मेन ये रिट्रो वायरस के अंदर में पाया जाता है ना। फिर स्थानांतरण की बात कर रहे हैं ना, रूपांतरण, इसको रूपांतरण, और ये तो मैं थोड़ा वो बाद में बताने वाला था, ये अलग चीज है ना। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे जीनों की अभिव्यक्ति। तो जीनों की अभिव्यक्ति में क्या चीज होती है, जब यहाँ पर एमआरएनए बन रहा है वो पॉलीपेप्टाइड के द्वारा किसी जीन में, किसी, हमने देखा हर एक जीन एक विशेष प्रकार के अमीनो अम्ल को नियंत्रित करता है, वो अमीनो अम्ल एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाने के लिए उत्तरदायी रहती है। तो यहाँ पर जो भी लक्षण होते हैं वो अलग अलग चीजों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, अलग अलग तरह से वो प्रदर्शित होते हैं। तो यही चीज उनका प्रदर्शित होना, उनका एक दूसरे को दबाना, उनका एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहना, ये चीज क्या कहलाती है, यहाँ पे जीनों का नियमन कहलाती है। और इसी को क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं। जो ओपेरॉन है ये क्या है, ओपेरॉन एक मॉडल है डीएनए की अभिव्यक्ति के लिए दिया गया था, जिसमें ये बताया था कि कैसे कोई चीज कार्य करती है, कैसे कोई चीज, यहाँ पे कोई जीन कब सक्रिय होता है, कब वो निष्क्रिय रहता है, किसको वो सक्रिय करता है, किसको निष्क्रिय करता है। दूसरी चीज यहाँ पे एक हम लेक ओपेरॉन मॉडल देखेंगे, तो लेक ओपेरॉन मॉडल में ये थी, ये जेकब और मोनार्ड ने दिया था, है ना। इसके लिए बहुत अच्छे से याद रखना है, जेकब और मोनार्ड ने लेक ओपेरॉन मॉडल दिया था, और इसमें बताया था कि कोई भी अगर डीएनए, तो वो एक मतलब उसके अंदर में
जितने भी प्रकार के जीन हैं वो सारे के सारे जीन एक यूनिट की तरह कार्य करते हैं। मतलब एक अगर कोई सक्रिय है तो वो दूसरे टाइम पे क्या हो जाना है, निष्क्रिय रहना है, दूसरे को यहाँ पे निष्क्रिय रखता है, कोई उस किसी को नियंत्रित करता है। तो सारी की सारी जितने भी यहाँ पे यूनिटें रहती है वो सब क्या कहलाती है, एक सिंगल इकाई, सिंगल यूनिट कहलाती है। और जितना भी वो फंक्शन करती है एक सिंगल यूनिट के रूप में करती है। और इसी चीज को समझाने के लिए जेकब और मोनार्ड ने लेक ओपेरॉन मॉडल दिया। हाँ ठीक है, यहाँ पे अब इसका ये मॉडल लिखते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है अलग, ये हम एक, ये क्या हो रहा है, एक तरह से एक mRNA लेक ओपेरॉन मॉडल के लिए हम इसको यहाँ पे वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, जैसे हमने स्टार्टिंग पे बोला था कि यहाँ पे ओपेरॉन मतलब mRNA के अंदर में स्टार्टिंग में क्या रहता है, यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है। हाँ सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं निकल रही बेटा, एक मिनट। अब ठीक निकल रही, गला पूरा सूख गया था। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर mRNA के पास क्या रहता है, मेथाइलेटेड ग्वानिन का कैप रहता है, जहां पर क्या रहता है, स्टार्टिंग कोडान रहता है। उसके बाद यहाँ पे mRNA में देखो दमनकारी हो रहा है, मतलब रिप्रेसर हो रहा है, रिप्रेसर हो रहा है। तो क्या चीज हो रही है, रिप्रेसर का मतलब ये होता है कि ये भाग यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला भाग है, ये क्या करना है, किसी भी जीन को अभिव्यक्त नहीं होने देना है, मतलब अब उसके संश्लेषण को वो नहीं होने देगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पे प्रमोटर रहता है, तो प्रमोटर क्या कर रहा है, किसी भी चीज को प्रमोट करता है, मतलब अभिव्यक्ति के लिए उसको सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। आवाज नहीं आ रही सर। आपकी क्लियर आवाज नहीं। आप ठीक है, आप ठीक है? नो नो सर, क्लियर समझ नहीं आ रही है। आप ठीक है? अब हाँ आ रही? सर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। तो क्या बता रहे थे यहाँ पे, प्रमोटर। तो प्रमोटर में जब क्या हो रहा था, यहाँ पर जब प्रमोटर हो रहा था, जैसे ही यहाँ पे स्टार्टिंग कोडान आ रहा था, जैसे ही यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आ जा रहे थे, तो ये क्या हो रहा था, mRNA के संश्लेषण को प्रारंभ कर दे रहा था। लेकिन जब ये दमनकारी यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑपरेटर जीन के साथ में जुड़ रहा था। और ये जो ऑपरेटर जीन है ये क्या करता है, आगे के जो यहाँ के सिस्ट्रॉन है ना, ये वाले जीन क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक जीन कहलाते हैं। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो जब यहाँ पे ये सिग्मा कारक आ जा रहा है, या जो ऑपरेटर जीन है जब ये सक्रिय हो जा रहा है, तो क्या होना है, यहाँ पे ये जो रिप्रेसर था ये क्या हो जाना है, निष्क्रिय हो जाना है। और प्रमोटर और ऑपरेटर ये दोनों सक्रिय होके क्या करना है, इस सिस्ट्रॉन को सक्रिय कर देते हैं। और फिर इस भाग का राइबोसोम के द्वारा संश्लेषण हो जाता है, और एक प्रोटीन की या पॉलीमरेज की एक चेन बनना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी चीज में यहाँ पे इसको हम लेक ओपेरॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो लैक्टोज का अणु है, जब हम स्टीरिया को ई कोलाई का जब संवर्धन करते हैं, और उसके जब यहाँ पे mRNA की जब कॉपी तैयार होने लगती है, तो लैक्टोज यहाँ पे एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। जब तक लैक्टोज का अणु इस माध्यम में उपस्थित रहता है, तब तक वहां पे इसका ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन निर्माण या एंजाइम निर्माण की प्रोसेस होते रहती है। जैसे ही सारे के सारे लैक्टोज अणु खत्म हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही थी, यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण हो रहा था, वो उसमें लैक्टोज अणु जैसे ही खत्म हुआ, तो रिप्रेसर क्या होना है, सक्रिय हो जाना है, और इस mRNA के संश्लेषण को वो रोक देना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कुछ चीजें भर याद रखना है। ये जो स्टार्टिंग में है, तीन पॉइंट भर याद रखना है इसमें, मतलब 2 पॉइंट भर याद रखना। एक तो ये जो जीन है उसके प्रकार और उसके फंक्शन और उसका साइज याद रखना है ना। तो रेगुलेटर ये क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था फंक्शनिंग ऑफ जीन ऑफ ऑपरेटर। मतलब ये जो रेगुलेटर वाले जीन है जो स्टार्टिंग में हो रहा था AUG, वो यहाँ इस ऑपरेटर को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, जो ऑपरेटर था वो ऑपरेटर क्या कर रहा था, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है
है ना, जिसके अंदर में कोड उपस्थित है किसी अमीनो अम्ल को, इसको ये नियंत्रित कर रहा था। उसके बाद जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर क्या कर रहा था, आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे सक्रिय कर रहा था और नए न्यूक्लियोटाइड्स की बॉन्डिंग मतलब बाइंडिंग करने में उसको हेल्प कर रहा था। और साथ में क्या होता है, ये जो रेगुलेटर रहता है इसको भी ये सक्रिय कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो हम जो चीज देख रहे हैं, यहाँ पर क्या चीज हो रही है, सारे के सारे एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए एक दूसरे के साथ में कार्य कर रहे हैं ना। फिर लास्ट वाला आता है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में क्या हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, वो वाले जीन उपस्थित रहते हैं जो किसी अमीनो अम्ल को नियंत्रित करते हैं, और अमीनो अम्लों की एक लंबी श्रृंखला मिलके क्या बन जाती है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मिल जाती है। तो यहाँ पे उसका ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन एकदम कंप्लीट हो जाता है स्ट्रक्चरल जीन का, जैसे ही सक्रियण होता है या एक्टिवेशन होता है। ठीक है, साइज में अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं। पर साइज में अगर याद रखते हो तो इसका सीक्वेंस याद रख लेना, रो पीस करके, है ना, ये ROPS, रो पीस कर लेना तो याद रह जाएगा कौन सा। और सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे लास्ट वाले को बड़ा याद रख लेना कि R और S बड़े हैं, बाकी OP छोटे हैं। मतलब ये जो रीजन रहता है, जैसे अगर इस ब्लॉक को ही तुम अगर यहाँ पे एक mRNA मान लो, इस पूरे ब्लॉक को ही, तो क्या होना है, जो ऑपरेटर और प्रमोटर रहते हैं एकदम छोटा रहता है, और जो रेगुलर यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन रहते हैं ये बहुत लंबा रहता है, बड़ा रहता है। ठीक है, फिर ये HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में किसी को कोई चीज पता है? मैंने एक वर्ड यूज किया था जीनोमिक्स, है ना, और एक यूजीनोमिक्स। जीनोमिक्स में क्या चीज हो रही थी, मानव के लिए यहाँ पे अध्ययन कर रहे थे। यूजीनोमिक्स में जेनेटिक का उपयोग कर रहे थे मानव की भलाई के लिए, है ना। तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या चीज हो रही थी कि यहाँ पर जो भी जीन वगैरह है, यहाँ पर मानव के अंदर में हमने पहले भी ये चीज बताई थी कि यहाँ पे 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, इतने सारे हैं। अगर हम इनकी अगर यहाँ पे कॉपी करने जाए तो यहाँ पर कैसे, जैसे यहाँ पर जो चीज बोली गई उसमें 3300 पुस्तकें मिल सकती है ना। लेकिन अभी जो नई स्टडी हुई है, अभी इसे अगर किसी को याद हो थोड़ा बहुत, तो मैंने बताया था कि जो डीएनए है, डीएनए का अभी तक सिर्फ 5% भाग यहाँ पर हमको पता है कि वो उसमें कौन से जीन है और किस तरह से वो किस लक्षण को नियंत्रित करते हैं। बाकी 95% भाग अभी भी डीएनए का ऐसा है जो हमको नहीं पता है कि वो कैसा है, और वहां पर कौन से जीन है और वो किस लक्षण को या किस अमीनो अम्ल को नियंत्रित करते हैं, ये चीज अभी भी हमको नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो जीनोमिक्स, ये HGP है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य ये था कि जितने भी यहाँ पे बेस पेयर है उनको निर्धारित करना, उनके एक सीक्वेंस को, यहाँ पे एक वर्ड आता है DNA मैपिंग या जीन मैपिंग। तो मैप का मतलब क्या होता है, एक नक्शा तैयार करना। तो यहाँ पे HGP में भी क्या किया था, यहाँ पे डीएनए का एक स्ट्रक्चर तैयार किया था जिसमें कहाँ कौन सा जीन है, वो किस तरह से नियंत्रित हो रहा है, किसके द्वारा नियंत्रित हो रहा है, किस अमीनो अम्ल को नियंत्रित कर रहा है, या मानव शरीर में किस लक्षण को नियंत्रित कर रहा, ये सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगे थे, और ये इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य था। दूसरी चीज ये थी कि जितने भी जैसे कोई भी लीगल या इलीगल केसेस होते हैं, अपराध से संबंधित होते हैं, माता पिता का जहाँ पे कंफर्मेशन नहीं होता है, ये सारी चीजें फॉरेंसिक साइंस में इसका उपयोग लाया जा सके अपराधियों को पकड़ने के लिए। तो वो सारी चीजें, उसके लिए यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चालू की गई, उससे हमको पता चल सका कि कौन सा किस व्यक्ति का डीएनए है, कैसा डीएनए रहता है, किसी का डीएनए किसके साथ मैच करता है, नहीं करता है। ये सारी चीजें इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में चलाई गई थी। ठीक है, यहीं पर एक और चीज आती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो एक और चीज थी कि ये जो HGP थी, इसमें ऐसे सॉफ्टवेयर और ऐसे टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करने का टारगेट रखा गया था जिससे हमको जो डीएनए की जो सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम बेहतर रूप से स्टोर कर सके और उसका उपयोग कर सकें। फिर यहाँ पर आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कोई बता सकता है?
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भाई, सर वो उंगलियों की छाप लेते हैं। वो फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है बेटा। अच्छा। डीएनए का स्ट्रक्चर देखना भाई, डीएनए का स्ट्रक्चर देखना, कौन सा जीन हमने एचजीपी के लिए क्या बोला कि डीएनए के अंदर में कौन सा जीन कहाँ पर उपस्थित है, वो चीज देख रहे हैं। तो उसी के लिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी डेवलप की गई थी। इसमें भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर ही देखते हैं कि कैसे कोई जीन कहाँ पर उपस्थित है और कैसे किसी व्यक्ति का जो डीएनए मैप है वो कैसा मैप होता है ना, कि कहाँ पर कौन सा जीन उपस्थित होता है। वो इसकी खोज बता पाएगा कोई कि किसने करी थी? हाँ बता, एलेक्स जेफरी ने 1985 में। बिल्कुल, किताब सामने ही खुली हुई है है ना? सर नहीं खुली है। अरे हंसी से ही पता चल गया बेटा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देखा तो सही। हाँ ठीक है, इसके लिए भैया बहुत अच्छे से याद रख लेना। इसके लिए पूछता ही पूछता है भैया कौन है ये स्वाति और साक्षी, म्यूट करके रखो। ठीक है, एलेक्स जेफरी ने करी थी। और इनने क्या किया था, यहाँ पे अलग अलग तरह के व्यक्ति का डीएनए लिया था। अब यहाँ पे जो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, इसमें क्या करते हैं दरअसल, यहाँ पे ये जो प्रोसेस दिख रही है ये यहाँ एक तरह से पीसीआर है और साथ में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए भी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये एनसीईआरटी का डायग्राम है इसीलिए यहाँ पे क्लियर नहीं बता पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं। अब सैंपल के रूप में हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं जिसके अंदर में उसकी कोई जीवित या मृत कोशिका उपस्थित हो। तो उसके लिए हम बाल, नाखून, शरीर का कोई फ्लूइड, कोई टिश्यू, ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डीएनए के सैंपल को लेने के लिए। फिर जब हम सैंपल ले लेते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करते हैं उसको। सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, छोटी छोटी ट्यूबों के अंदर में रख देते हैं, तेजी से घुमाते हैं तो अलग अलग मटेरियल अलग अलग जगह हो जाता है। फिर उसमें से जो डीएनए रहता है उसको हम अलग कर लेते हैं। उस डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए या तो फिर जो प्रोब डीएनए होता है, डीएनए प्रोब, उसको जोड़ देते हैं। और जो प्रोब डीएनए होता है उसमें क्या होता है, रेडियो सक्रिय, हम आइसोटोप्स के द्वारा उसको रेडियो सक्रिय कर देते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, एगारोज जेल में उसकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम क्या करते हैं, एगारोज जेल यूज करते हैं जो अगार अगार शैवाल से हमको समुद्र में जो पाई जाती है उससे हम प्राप्त करते हैं। और वो क्या चीज होती है, विद्युत की सुचालक होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी प्लेट लेंगे, उसमें एक साइड में दो साइड में इलेक्ट्रोड लगा दें, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, क्योंकि हमने बोला था डीएनए माइनस चार्ज होता है। तो वो जब हम उसमें जेल में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो जो माइनस चार्ज वाले डीएनए खंड है वो सब कहाँ पे जाने लग जाएंगे, प्लस चार्ज की ओर जाने लग जाएंगे, मतलब प्लस वाले इलेक्ट्रोड की ओर जाने लग जाएंगे। और हमको यहाँ पे वो एक ऐसे सीक्वेंस में जमे हुए मिल जाएंगे ना। जब वो ऐसे जमे हुए मिलते हैं तो हम यहाँ पे नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन की एक सीट लेते हैं और उस यहाँ पे एगारोज जेल के ऊपर में रख देते हैं। और फिर उसके अंदर में हम उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। तो ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब होता है कि हम वो जो वहां पे नाइट्रोसेलुलोज ली है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर पराबैंगनिक किरणें डालते हैं और उसके हम इथिडियम ब्रोमाइड से उससे पहले अभिरंजन कर लेते हैं। और अभिरंजन करने से जब हम उसके ऊपर पराबैंगनिक किरणें डालते हैं तो हमको यहाँ पे जो डीएनए खंड है उनका यहाँ पे क्या दिखाई देने लगता है, नारंगी कलर दिखाई देने लगता है। फिर हम उसका ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में हम उसके ऊपर एक्सरे डाल देते हैं और एक्सरे फिल्म के ऊपर हमको यहाँ पे ऐसे सीक्वेंस मिल जाते हैं। तो हम इस हमारे पास जो डीएनए है उसका सीक्वेंस और जो हमारे पास एक दूसरे व्यक्ति या जिसके ऊपर हमको डाउट होता है कि भैया ये किसी तरह का अपराधी, उसका जो सैंपल लिया था, उन दोनों को मैच करते हैं। तो अगर ये सीक्वेंस मैच कर गए मतलब वो सेम व्यक्ति का डीएनए, मतलब वही व्यक्ति क्या है, विक्टिम है, मतलब क्रिमिनल वगैरह। दूसरी चीज यहाँ पर याद रखना, इथिडियम ब्रोमाइड है ना, का प्रयोग हम अभिरंजन के लिए करते हैं ना। और दूसरी चीज हमने सेंट्रीफ्यूज किया था
डीएनए को ट्यूब में रख के, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, उसमें ठंडा एथेनॉल डाल देते हैं। ठंडा एथेनॉल डाल देते हैं तो जैसे ये परख नली होगी, तो वो जो डीएनए का यहाँ पे जैसे बीच परख नली में अगर जम गया था, तो वो कहाँ पे हो जाना है, नीचे के साइड में बैठ जाना है। तो ये चीज याद रखना है, जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं डीएनए के सैंपल को या डीएनए के अणुओं को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करने से पहले, तो हम उसमें क्या करते हैं, यहाँ पे ठंडा एथेनॉल मिला देते हैं, ताकि वो जो डीएनए खंड है वो नीचे साइड में जमा हो जाए और हम अच्छे से वहां पे डीएनए खंड को ले सके। ठीक है, बाकी फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और भी थोड़ी सी बड़ी है, ऑटो रेडियोग्राफी भी है, लेकिन ये जब बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर आएगा तब हम ये चीज करेंगे। ठीक है, तो फिर यहां पर खत्म होता है ये वाला चैप्टर। ठीक है बेटा, ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। यस सर। सर हाँ सर सर जो सिकल सेल एनीमिया होता है ना, हाँ सर वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे होता है या 11 पे होता है? 11 नहीं 6 कोडॉन का होता है वो, तो वो 6 कोडॉन होता है। वो तो जीन का सीक्वेंस है। 11 सर क्रोमोसोम नंबर कौन सा होता है? 11। हाँ, वो 6 नंबर के, तो उसमें जो अमीनो अम्ल है ग्लूटामिन, वहां पे चेंजेस हो जाता है, वो अलग चीज हो जाती है। वो तो पॉइंट म्यूटेशन अगर पूछता है किसके पॉइंट म्यूटेशन, तो यहाँ पे देखो सिकल सेल एनीमिया के लिए तो एक ही क्वेश्चन बनता है कि वो कौन से वाले जीन के पॉइंट म्यूटेशन से होता है, या सिकल सेल एनीमिया किस तरह के म्यूटेशन से होता है। तो फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन, अगर बाय चांस दोनों ऑप्शन, हाँ तो सर दोनों में क्या बोलेंगे? अगर बाय चांस पॉइंट म्यूटेशन भी दे दिया और फ्रेम शिफ्ट भी दे दिया, तो चौथा ऑप्शन उसके पास रहेगा ए और बी दोनों, है ना, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का ही एक टाइप है क्या, पॉइंट म्यूटेशन, है ना। पॉइंट म्यूटेशन, है ना, फ्रेम शिफ्ट का मतलब क्या हो रहा है, जैसे अब यहाँ पे ये अगर मान लो तो ये वाला खंड उठ के यहाँ पे चले गया, तो सेम चीज ऐसी हो रही है कि यहाँ वाले जीन की जगह यहाँ पे कोई दूसरा जीन आ गया, तो ये है फ्रेम पॉइंट म्यूटेशन भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का ही एक टाइप है ना। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक जीन में चेंज आ रहा है ना। और अगर हम नॉर्मली फ्रेम शिफ्ट बोलते तो पूरी की पूरी ये फ्रेम जो है यहाँ वाला भाग पूरा शिफ्ट हो गया दूसरे से, या तो दूसरे से प्रतिस्थापित हो गया तो भी ये फ्रेम शिफ्ट है। अगर ये यहाँ से उठ के यहाँ साइड चले गया तो भी ये फ्रेम शिफ्ट है ना। और सर एल्बिनिज्म क्या होता है? एल्बिनिज्म बेटा ये मेलानिन की मात्रा कम हो जाती है शरीर के अंदर में। हाँ, आज जो क्वेश्चन वगैरह जो आंसर वगैरह मेरे को करे हैं तुम लोगों ने, ये सारे क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं देखा, लेकिन उतने अच्छे से नहीं देख पाया हूँ। बाकी मैंने देखा कुछ कुछ लोगों का, तो वो सही था और मैंने कुछ के आंसर भी करे थे। कुछ लोगों को आंसर कर पाया था, कुछ लोगों को नहीं कर पाया था, तो मैं जब अभी आराम से देखूंगा बेटा तो फिर मैं रिप्लाई कर दूंगा, और है ना, किसके क्या सही है क्या गलत है वो भी। कहीं पे यहाँ पे कुछ डाउट है इस चैप्टर में तो बोलो, क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो गया है। नोट्स तुम लोगों ने, हाँ सर एक और, सर हीमोफिलिक बी होता है ना, वो सर प्लाज्मा थ्रोम्बोब्लास्टिक से होता है या फिर उससे होता है एंटी हीमोग्लोबिन बी? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण नहीं हो पाता है उसके कारण। ओके सर। और किसी को डाउट है तो बोल दो बेटा। हाँ सर एक और डाउट है। हाँ सर ये आपने न्यूक्लियोसोम मॉडल बताया था ना जिसमें H1 प्रोटीन था, हाँ, तो उसका एक क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोसोम का केंद्रीय भाग बना होता है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर का बना होता है। बट इसमें तो आंसर दिया हुआ है H2A, H2B, H3 और H4। तो बेटा जो हिस्टोन ऑक्टामर है, जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसके अंदर ये चारों अणु रहते हैं। अब मैंने बिना ऑप्शन देखे आंसर बताया ना बेटा, इसीलिए, है ना। वो ऑक्टामर के अंदर में ये चारों अणु रहते हैं जो हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं ना। ये देखो यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं। हाँ सर आपने बताया था H1, H2, हाँ, H3, H1, H2, H3 और H4 रहते हैं, है ना। H3 और H4 ये सब चार अणु है, लेकिन दो अणु रहते हैं और 8 अणु हो जाती है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टामर बोल रहे हैं।
ऑप्टामर। हाँ, ये मेरा लैपटॉप बहुत धीरे काम करता है। गया। आ गया। हाँ ये है बेटा, ये देखो H2A H2B था और H3 और H4 था, तो यहाँ पर क्या थे, टोटल 8 अणु थे और यही 8 अणु मिलके क्या बना रहे हैं, हिस्टोन ऑप्टामर सर, बना रहे हैं। हाँ, दिख नहीं रहा स्क्रीन पे सर। नहीं दिख रहा, अब दिख गए। दिखेगा दिखेगा, दिख गया ये हाँ दिख गए। H2A H2B और फिर क्या हो गया यहाँ पे, एक H3 और एक हो गया H4, H4 है ना। और ये कितने अणु रहते हैं, सबके 2-2 अणु रहते हैं, टोटल 8 अणु हो जाते हैं। 2-2 इसको हिस्टोन न्यूक्लियोसोम ऑप्टामर भी बोलते हैं या हिस्टोन ऑप्टामर भी बोलते हैं। हाँ ठीक है नोट्स सर। मैंने, हाँ सर जो mRNA बनाते हैं ना, जैसे वो क्वेश्चन देते हैं चेंज करने के लिए AUG ये शब्द, वो हाँ। सही से नहीं आता। सही से नहीं आती, गड़बड़ हो जाती है उसमें, है ना। हाँ सर, ये समझ में नहीं आता तो वो पूछता कौन सी है, हम कौन सी बना देते हैं। हाँ ठीक है, इसके लिए तो ये सही क्वेश्चन किया है, वैसे बहुत कंफ्यूजन होता है ना। मैं बताता हूँ, देखो कोई ब्लैंक वाला पेज लेने दो, है ना, फिर बता रहा हूँ। अब तुमको उसको बनाना सीखना है ना। मैं एक क्वेश्चन निकालता हूँ यहाँ पे, रुको, फिर उसमें से बना के दिखाना है ना। जैसे कोई भी एक सीक्वेंस है ना, पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ना। और ये जो मेरे वाले 12th वाले बच्चे हैं, जिन लोग मेरे से कोचिंग पढ़े बेटा, उन लोगों से ये मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करवाया था, है ना। क्या चीज पूछ रहा है वो, तो इन लोगों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए अभी, है ना। ठीक है, देखो वो यहाँ पर बोल रहा है, अगर डीएनए के एक रज्जु का अनुक्रम क्या है, ये है, देखो 5 प्राइम है, 5 प्राइम से चालू हुआ है, ATGC ये क्रम है। और वो बोल रहा है कि अब क्या बोल रहे हैं आगे, ये 3 प्राइम भी हो गया। अब वो बोल रहा है कि ये जो क्रम दिया हुआ है, इस क्रम पर पूरक रज्जु का अनुक्रम, पूरक रज्जु का अनुक्रम मतलब वो अगले स्ट्रैंड का अनुक्रम बोल रहा है कि भैया अगले स्ट्रैंड का अनुक्रम बताओ तुम 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर, है ना। 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर इसको लिखना है, पूरक रज्जु का अनुक्रम। तो इसका अनुक्रम कैसे हो जाएगा, क्या अनुक्रम होगा, पूरक रज्जु का बोला है। पूरक रज्जु मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पे स्टैंड है, ये कर्सर दिख रहा है ना बेटा। हाँ सर। हाँ, ये जो हमारे पास यहाँ स्टैंड दिया हुआ है, इसका अपोजिट बनाना है। अपोजिट तो ए के नीचे टी आएगा। हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले तो 5 प्राइम है, तो 5 प्राइम का हमको अपोजिट लेना पड़ेगा, 3 प्राइम। फिर क्या लेना है, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 प्राइम। ये अब देखो ये क्या हो गया, दरअसल पूरक स्ट्रैंड हो गया, ठीक है, पूरक स्ट्रैंड। लेकिन उसने दिशा क्या बोल दी थी, क्वेश्चन में दिशा बोली बेटा, ये देखो दिशा क्या बोली है उसने, 5 to 3 प्राइम। और हमने क्या बना दिया, 3 से 3 to 5 है ना। पलट देंगे अब इसको। अब इसको क्या करना है, पलट देना है। तो पलटेंगे तो ये हो गया 5 प्राइम। अब इसका अपोजिट चल लो, 5 प्राइम। तो क्या आ रहा है सबसे पहले इस साइड में, लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या आ रहा है, G, फिर क्या है C, फिर A, फिर T, G, C, A, T,
T और लास्ट में अब उसने जो दिशा बोली थी वो 3 प्राइम। 3 प्राइम। ये हो गया अब इसका पूरक स्ट्रैंड। ठीक है सर अगर वो बोल दे कोडिंग और नॉन कोडिंग उसमें कैसे नहीं बेटा, वो कोडिंग नॉन कोडिंग वाली चीजें यहाँ पे नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, कोडिंग नॉन कोडिंग के लिए नहीं बोलेगा। एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, यहीं पे देखो, है ना, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देख लो, यही वाला सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब उसने बोला कि ये वाला सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पर, तो दूत mRNA का अनुक्रम लिखिए, mRNA का अनुक्रम लिखना है ना। सर टी के स्थान पे, हाँ टी के स्थान पे यू हो जाएगा। नहीं तो हमको बेटा उसका क्रम बना के भी तो बताना पड़ेगा। तो पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पे एक पूरक स्ट्रैंड बनाना पड़ेगा। अब पूरक स्ट्रैंड क्या बनेगा, यहाँ पे इसका 3 प्राइम टू बनेगा 5 प्राइम। 3 क्या हो जाना है 5 प्राइम TACG, है ना, TACG और ये क्या था यहाँ पे 5 प्राइम था। ये हो गया इसका पूरक स्ट्रैंड। अब जबकि उसने क्या बोला था कि mRNA बनाना है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, mRNA बनाएंगे। और mRNA की दिशा क्या होती है, हमेशा 5 प्राइम से होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। हाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम चालू करना है। तो T की जगह है, तो T के साथ में कौन आ जाएगा यहाँ पे A, फिर एडिनिन। यहाँ पर क्या है ये बेटा, एडिनिन क्या आना चाहिए यहाँ पे, ये सेकंड वाला वर्ड टी आना चाहिए। लेकिन हमने बोला है कि mRNA के अंदर में थाइमिन नहीं होता है, नहीं होता, यू